नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम अशोक वानखड़े साहब के साथ बातचीत में स्वागत है। अशोक भाई, आज तो हाइड्रोजन बम सही में गिर गया है और उसके अलावा तो और कुछ बात हो ही नहीं सकती है। देश के सामने किस तरह से इलेक्शन कमीशन, भाजपा और राहुल गांधी तो नाम लेके ले रहा है, मोदी और अमित शाह ने मिलकर इस देश के साथ वोट चोरी नहीं किया, लोकतंत्र चुराया है, संविधान किया, और ये तो अब अपराध की श्रेणी में है। मैं पहला ओपनिंग स्टेटमेंट जो आज हुआ है, या तो आप उस पर क्लैरिफिकेशन दीजिए, नहीं तो उसको लीपने पोतने की जरूरत नहीं। आप इस पूरी चीज को, घटनाक्रम को कैसे देखते देखिए, पूरी घटनाक्रम को देखिए, एक बार फिर से सामने आया ये जो नेक्सस है। देखिए, आपको क्या लगता है, ट्रांसपेरेंसी की बात करने के लिए, प्रामाणिकता की बात करने के लिए, ईमानदारी की बात करने के लिए, भ्रष्टाचार रहित सरकार देने की बात करने के लिए इतने उजले माथे से जब मोदी जी घूम रहे हैं, तो मोदी जी को क्या गरज पड़ी थी कि चुनाव आयोग में आयुक्तों की जो नियुक्ति है उसके लिए संविधान पीठ ने दी हुई व्यवस्था को बदलने की क्या जरूरत पड़ी थी? भाई, मोदी जी ये बात बताए कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी यदि तय करे चुनाव आयोग में कौन आयुक्त होगा, इसमें क्या प्रॉब्लम थी इनको, जो उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाया, उसके जगह पे अपना एक मंत्री लाया। मतलब आपके मंत्री और आप ये तय करोगे कौन होगा, राहुल गांधी उसको अपोज करोगे, होगा, तीन में से दो उस आदमी के लिए हाँ कहेंगे, उस आदमी का अपॉइंटमेंट होगा, यानी सरकार अपना पिट्ठू वहां बिठाएगा। यदि नरेंद्र मोदी जी को अपने पॉपुलैरिटी पे इतना विश्वास है, किए हुए कामों पे इतना विश्वास है, यदि उनको लगता है जनता उनको चाहती है, यदि उनको लगता है वो सबसे बड़े ब्रांड है, यदि भाजपा को लगता है वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, यदि भाजपा को लगता है कि कांग्रेस नकारा हो गई है, कांग्रेस मुक्त भारत ऑलरेडी हो चुका है, ये सब यदि उनके पास लगता है, जो बार बार वो बोलते हैं, उनके प्रवक्ता हर जगह जाके यही बात कहते हैं, तो इतना सारा आपके साथ होते हुए फिर चुनाव लड़ने में डर क्यों रहे हो? ये चुनाव लड़ नहीं रहे हो आप, ये दूसरे को चुनाव लड़ने नहीं दे रहे हो। ये मुझे वो पाकिस्तान के वो मंत्री की याद आती है कि कब इंडिया ने जीता और वो ट्रॉफी लेके भाग गया। जी। ये वैसा ही है, चुनाव कांग्रेस ने जीत गया और सर्टिफिकेट लेके ये भाग गए सरकार बनाने के लिए। उसमें और मुझमें मुझे कोई फर्क नहीं दिखाई देता। सिंपल बात है, राहुल गांधी ने बड़ा क्लियर किया और मैं भी पहले दिन से इस बारे में बोल रहा था कि चुनाव आयोग का दायित्व क्या है। मतदाता सूची बनाना, जिसमें बाहर के लोग ना हो, जिसमें फ्रॉड ना हो, जिनमें खासी मतदाता हो, डुप्लीकेशन ना हो, मल्टीप्लिकेशन ना हो, कोई रह नहीं जाए, मरे हुए लोग मतदान ना करें। ये काम, ये करने का काम चुनाव आयोग का है। और चुनाव आयोग के पास क्या काम है? क्या विदेश नीति उसका काम है? या पहलगाम हो गया तो चुनाव आयोग मीटिंग लेके बैठ गया था, पहलगाम हो गया तो क्या करना है? चुनाव आयोग को एक काम दिया हुआ है, चुनाव आयोग के पास स्टाफ है, बहुत बड़ा फंड है, चुनाव आयोग को ये करना चाहिए। चुनाव आयोग अपना दायित्व नहीं निभाता और उसके बाद ट्वीट करता है कि तुमने कंप्लेंट क्यों नहीं की। हम क्यों कंप्लेंट करें? अजब बात है। मतलब मैं कल, आप मेरे लिए एक मोबाइल खरीदे, मोबाइल गलत निकला तो मैं क्या करूंगा? मोबाइल चल नहीं रहा तो मैं दुकान को वापस करूंगा, दुकानदार माफी मांगेगा, दूसरा मोबाइल देगा। दुकानदार मुझे क्या कहेगा? अरे आपने ऐसा क्या, वैसा क्यों नहीं किया, आपने ऐसा क्यों नहीं किया, देखते हुए लेते समय क्यों नहीं देखा, ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा। अरे भाई, तेरा मोबाइल खराब है, एक्सेप्ट इट, तेरे सामने है। तेरी मतदाता सूची गड़बड़ है, तुरंत बुला लो। मतदाता सूची में कंप्लेंट है, तुरंत बुला लो, बैठो बैठो। अच्छा, कोई पान की दुकान पे पान खा के, तंबाकू खेनी खा के यूं, अरे भाई क्या करते हो, अरे क्या बना है यार, ठू ठू करता तो बोल नहीं रहा है। इस देश का लीडर ऑफ अपोजिशन बोल रहा है, जिसके अपने पार्टी के 100 सांसद है, जिसके पीछे इस देश की जनता है। 35% पे सत्ता पे बैठने वाले लोग तय करेंगे इस देश में क्या होगा, कि 65% वाले लोग तय करेंगे कि इस देश में क्या होगा। चुनाव आयोग किसी की भी, देखिए जर्मनी में सिर्फ 2 मतदाताओं ने कहा था, सिर्फ 2 मतदाताओं ने, कि ये ईवीएम गड़बड़ है।
वहां के चुनाव आयोग ने सिर्फ 2 मतदाताओं की इज्जत करते हुए, उस हिसाब से जर्मनी में राम राज्य है जहां धोबी के एक आरोप पे माता सीता को वनवास दिया गया, और यहाँ लीडर ऑफ अपोजिशन चिल्ला रहा है, सब कुछ कह रहे हैं, एफिडेविट दो, ये करो, इस फॉर्मेट में दो। गजब के लोग हैं भाई, इस फॉर्मेट में दो। आपने इस फॉर्मेट में नहीं दिया, इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको पता है वोट चोरी आपने की है, क्योंकि आप इस डकैती में आप सूत्रधार हो। आप सूत्रधार हो, किसी के लिए डकैती कर रहे हो, अपने बाप के लिए डकैती कर रहे हो जिसने आपको लिया रखा है। आप संविधान के लिए काम नहीं कर रहे, आप देश के लिए नहीं काम कर रहे। आप कह रहे पूरा देश मेरे साथ है। मुंबई में लाखों के तादाद में लोग मतदाता सूची में बदलाव करो करके बोल रहे थे, आपने नहीं सुना। महाराष्ट्र में जहां बीजेपी की औकात मात्र 8 सीटों पे 9 सीटों पे आ गई, सिंगल डिजिट 48 सीटों में से, वो 3 महीने के विधानसभा में 130 सीटें लेती है। मैं मानता लाडली बहना का इंपैक्ट होता यदि वही लोकसभा की मतदाता सूची विधानसभा में भी होती। मतदाता सूची और लोकसभा और विधानसभा में जमीन आसमान का फर्क। लाखों लोग जोड़े गए, लाखों लोग हटाए गए। ये जब चोरी पकड़ी पनवेल में, वो चला गया हाईकोर्ट में, पहले चुनाव आयोग के पास गया, चुनाव आयोग ने कुछ नहीं कहा, हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट बोले चुनाव आयोग गए थे क्या? बोले गए थे साहब, सुनने को तैयार नहीं। हाईकोर्ट ने देखा, उसने कहा कि भाई प्रथम दृष्टया इसमें बहुत गड़बड़ी लगती है, इसको ठीक करो। चुनाव आयोग ने कहा करते हैं साहब। 2 महीने चुनाव आयोग ने कुछ नहीं किया। ये फिर कोर्ट में गया कि साहब ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। चुनाव आयोग को नोटिस दिया मुंबई हाईकोर्ट ने। चुनाव आयोग ने कहा कि अरे साहब अब तो चुनाव चालू हो गए विधानसभा के, अब क्या कर सकते हैं। उसी फर्जी मतदाता सूची पे विधानसभा के चुनाव हुए और 130 बीजेपी आई, वोट चोरी करके सत्ता में बैठे। अब उसके बाद सुनिए, अब वहां नगर पालिका नगर निगम के चुनाव हैं। लोग कह रहे कि साहब ये फर्जी मतदाता सूची चेंज करो। बोले नहीं, विधानसभा की फर्जी मतदाता सूची पे ही अब नगर निकाय के भी चुनाव होंगे, क्योंकि अमित शाह बोल के गए कि हमको ट्रिपल इंजन की सरकार चाहिए। केंद्र में मैं बैठा हूं, मुंबई में देवेंद्र तुम बैठे हो, और अब लोग जो अपने ग्राम, वो जो नगर पालिका और महानगर पालिकाएं हैं, इसमें भी हमें बीजेपी चाहिए। और ये कहते हैं कि हम लोगों का मत हमको है। ये कहते हैं कि लोगों ने हमको चुनाव भेजा है, जीत के भेजा है। यदि नरेंद्र मोदी जी को लगता है कि वो सबसे बड़े ब्रांड है, नरेंद्र मोदी को लगता है कि वो सबसे बड़ी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है उनका, यदि उनको लगता है कि उन्होंने 2014 से ऐसी विकास की गाथा लिखी कि इस देश के लोग पागल है मोदी जी के लिए, तो फिर चुनाव करवाओ ना। ये मतदाता सूची में क्या अपना ब्राजीलियन मॉडल लेके आए बॉस, ब्राजीलियन मॉडल। मरे हुए लोगों का तो देखा था हमने, यूपी हरियाणा के लोग इधर, हरियाणा के लोग उधर, बंगाल के लोग इधर, बंगाल के लोग उधर, ये देखा था। ब्राजीलियन मॉडल निकाल के लाए। वो 10 बूथ में 22 जगह वोट देके गई। अब चुनाव आयोग कहेगा कि भाई 22 जगह वोट कैसे दी, कैसे तुम क्लेम करते हो। हम तो क्लेम करेंगे, आप वीडियो फुटेज दिखाइए। वीडियो फुटेज दिखाने में शर्म आ रही है इनको, वीडियो फुटेज दिखाएंगे नहीं। जो पीठासीन अधिकारी बैठता है बूथ में, उसकी जो डायरी होती है मैंडेटरी, उस डायरी के डिटेल मैंडेटरी है, वो हम देंगे नहीं। कितने लोग डिलीट किए बताएंगे नहीं, कितने घोषपिटिया डिलीट किए बताएंगे नहीं। हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ फरेब करेंगे, हम सिर्फ फ्रॉड करेंगे, हम सिर्फ इस देश के लोकतंत्र को खत्म करेंगे। बहुत संविधान कर रहे थे ना तुम लोग। संविधान कैसा संविधान चलेगा जब संविधान को चाहने वाले सत्ता में आएंगे। हम संविधान के चाहने वालों को सत्ता में आने ही नहीं देंगे। नहीं देंगे। बिहार में एसआईआर हुआ सर, क्या हुआ? सर्वोच्च न्यायालय सूर्यकांत जी के बेंच ने क्या कहा था कि हमें विश्वास है कि अपनी जिम्मेदारी से काम करेगा चुनाव आयोग।
आखिरी लिस्ट में जब उन्होंने कहा कि साहब चुनाव अब लोग रह जाएंगे कुछ, बोले नहीं, SRI, इंटेंसिव, दे यूज द वर्ड इंटेंसिव, गहन। और आज राहुल गांधी ने लोगों को खड़ा कर दिया, बिहार के मतदाताओं को बोला भाई साहब बताओ, एक तो विकलांग था, बोले मुझे बोला कि तुम घर में नहीं मिले, बताओ मैं कहाँ जाऊंगा साहब, बगैर किसी के साथ सहारे से मैं निकल नहीं सकता घर से बाहर। एक के साहब BLO को मैंने 3 बार डॉक्यूमेंट दिए, और जब पूछा यादी में सूची में नाम क्यों नहीं है, तो बोला मैं क्या कर सकता हूँ भाई मैं, मेरे हाथ में नहीं है। मैं कहता हूं मेरा नाम जब काटा था लोकसभा के समय, कौन BLO आया था घर पे, जरा बताए चुनाव आयोग, चुनाव आयोग बताए मुझे 2024 के मतदान अधिकार से मुझे क्यों वंचित रखा गया। क्या मेरे पे कोई केस था, क्या मैं कोई फ्रॉड था, क्या मैं विदेशी था, क्या मेरी पाकिस्तान की कोई यात्रा थी वांगचुक जैसे, क्या था मेरा जो मुझे 2 महीने स्ट्रगल करके फिर मेरा नाम डालना पड़ा। और उस अधिकारी ने मुझे धीरे से कहा बाहर निकलने के बाद, अशोक जी चुनाव के पहले एक बार फिर चेक कर लेना, आपको अभी मतदाता का कार्ड दे रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका नाम सूची में फिर रहेगा कि नहीं रहेगा, प्लीज एक बार चेक कर लेना। तो कुल मिलाकर तीन में मोटे मोटे तौर पे डुप्लीकेशन ऑफ नेम्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ नेम्स एंड अनवैलिड एड्रेस, इसमें ही 25 लाख के ऊपर लोग मिले हैं। डिलीशन फॉर्म 6 का तो आंकड़ा नहीं है, वो 10%, 30% यदि एवरेज का देखा जाए तो 10 लाख वो हो जाते हैं। ऐसे 35 लाख फ्रॉड मतदाता यदि वहां खड़े हो जाए तो 90 सीटें हैं साहब, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 30 से 35 हजार के बीच में का आंकड़ा बैठता है। यदि 30 से 35 हजार आप स्टार्टिंग में ही बीजेपी के वोट डलवा दो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो जो कांग्रेस के लोग जीत के आए वो कितने मतों से जीत के आए होंगे। हर कांग्रेस के उम्मीदवार के साथ 35 हजार वोट और जोड़ दो आप, ये उसका मार्जिन होगा, बता रहा हूं आपको। ये हरियाणा छोटा राज्य था, 90 कॉन्स्टिट्यूंसी थी, इसलिए कर पाए। आप यूपी में करने के लिए आपको 3-4 साल लगेंगे। ये क्यों नहीं डिजिटल लिस्ट देते, क्यों हार्ड कॉपी देते हैं? डिजिटल लिस्ट देने में क्या प्रॉब्लम है इनको? इतनी टेक्नोलॉजी आगे चली गई है कि एक क्लिक के ऊपर सारे डुप्लीकेट नाम आ जाते हैं। मैं एयरपोर्ट पे जाता हूं आनंद जी, एयरपोर्ट पे मुझे बोर्डिंग पास नहीं दिखाना पड़ता है, मेरा कार्ड नहीं दिखाना पड़ता है। डीजी यात्रा पे मैं यदि एनरोल्ड हूं तो मेरा चेहरा देखते से दनादन गेट खुल जाते हैं, और कई बार खड़ा होने में वो चेहरे का सिर्फ आधा भाग आता है, तो एक आंख और उसमें भी वो दरवाजा खुल जाता है, इतना पिकअप जल्दी करता है वो। तो ऐसे सॉफ्टवेयर है, आप एक झटके में आपको पता पड़ेगा कि अशोक वानखेड़े जी के चेहरे में कितने कार्ड बने हैं। कुछ कार्ड आपने ऐसे चेहरे पे जो पहचान ही नहीं सकती, इसको ब्लड कर दिया है। ये कौन सा पहचान पत्र हो गया? फोटो पहचान पत्र के मायने क्या है जब फोटो ही नहीं दिख रहा है तो? और ये सारा फ्रॉड है। आप कहते कंप्लेंट क्यों नहीं कहती? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कंप्लेंट मान के चलिए ना आप। अखबार में आए हुए कटिंग को, अखबार में आए हुए खबर को यदि न्यायपालिका सुओ मोटो उसको कॉग्निजेंस लेती है, संज्ञान लेके उसको रिट पिटीशन मान के उसके ऊपर इश्यू करती है ऑर्डर्स, चुनाव आयोग को ये सुओ मोटो लेना चाहिए। कोई खबर छपी कि एक आदमी ने 8 बार वोट दिया, तुरंत इंक्वायरी ऑर्डर करो, ये 8 बार वोट देने वाला कौन है, इस बूथ पे किया, इस बूथ का फिर से वोटिंग करवाओ। ये तब करेगा जब ईमानदारी से कोई ईमानदार आदमी बैठा हो। जब बेईमानों की फौज बैठी हो, वो तो बोलता है कि तुम पहले कंप्लेंट करो, इस फॉर्मेट में करो, उस फॉर्मेट में करो, फिर मैं देखूंगा, अफिडेविट दो। समाजवादी पार्टी ने बोला 18,000 अफिडेविट दिए, उसका क्या हो गया? हाँ इंक्वायरी कर रहे हैं, 3 साल में हमने 75 अफिडेविट चेक किए हैं, बाकी करने में टाइम लगेगा। आप काम में लीजिए, राजनीतिक दलों को विश्वास में लीजिए कि भाई हम आपको लिस्ट देते, कहां कहां डुप्लीकेट है सब चेक करके हमको बता दीजिए। और लिस्ट हम आपको 15 दिन पहले देते हैं, डिजिटल लिस्ट देते हैं,
ताकि आप क्लिक से दन 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 बता दें कि साहब इस कॉन्स्टिट्यूंसी में इस बूथ पे 25 वो ये महिला क्या साहब ब्राजीलियन महिला इसका कैसा वोट हो गया। आप करिए, उस पर अशोक एक्शन करिए। अशोक भाई, मैं सिर्फ एक चीज इसलिए आपसे बीच में कर रहा हूं, ये बिल्कुल स्पष्ट किया गया है कि इलेक्शन कमीशन के पास वो सॉफ्टवेयर है जिसमें वो डुप्लीकेट को रिमूव कर सकते हैं। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपके घर या एक किसी जगह आप रहते हैं, उसमें अगर आपके पास आग बुझाने का यंत्र है और उसको पहले आपको छिड़काव कर देना चाहिए था और नहीं करते हैं और फिर आग लगती है, तो ये क्रिमिनल ऑफेंस है। ये कहीं बिल्कुल से भी इलेक्शन कमीशन इस क्रिमिनलिटी से बच नहीं सकता है। दे हैड द बिल्कुल सॉफ्टवेयर। नहीं। ये किसी पार्टी की बात नहीं थी, आपने क्यों नहीं रिमूव किया? नंबर एक। नंबर दो, आप अब बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि ये जो 5 बजे के बाद वोट बढ़ते हैं वो आपको समझ में आ रहा है, कोई कहीं नहीं हाँ आता है। अगर ये कैसे बढ़ रही है तो सब अब आपको समझ में आ रहा है ना, कैसे किया जा रहा है, कहां से बढ़ाया जा रहा है, क्यों, क्या हो रहा है। और जो राहुल गांधी बार बार एक चीज को एम्फसाइज कर रहे हैं, उस पर भी एक शब्द आपका, कि ये कोई एक बूथ की गड़बड़ नहीं है कि एक बूथ में बैठ के उन्होंने वो कर लिया। ये भाई, मल्टीपल बूथ में वही व्यक्ति अगर आ रहा है तो राहुल गांधी ने तो पूरा डॉक्यूमेंट का गट्ठा दिखा दिया था, जो एक ट्रॉली में लाया गया था। अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस यदि हर पन्ने पे करेंगे तो कम से कम वो 15-20 दिन चलेगी, डे एंड नाइट। उन्होंने सैंपल्स उठा के दिखाए। क्या इमोशनल भाई साहब बात कही कि आप लोग खुशकिस्मत है कि आपके पास घर है। उन लोगों की बात सोचिए कि जिनके पास घर नहीं, फुटपाथ पे, पूल के नीचे, किसी गार्डन के पास, पेड़ के नीचे जिंदगी काटते हैं इस देश के लोग। क्या वो मतदाता नहीं है? इसलिए जीरो एड्रेस दिया। कालिया आंसुओं की गाद में मुझे लग रहा था कि मैं साउथ इंडियन पिक्चर देख रहा हूं, आंसुओं की धारा आंखों में से। फिर चेक किया जीरो एड्रेस वाला, वो अच्छे खासे मकान में रह रहा है। नरेंद्र जी, नरेंद्र या नागेंद्र, क्या नाम था? नागेंद्र नरेंद्र। अब एक जीरो एड्रेस वाला आदमी पुल के नीचे चेक किया उसको, वो पुल के नीचे कुछ नहीं कुछ नहीं, किसी ने बोला अरे ये फोटो वाला नरेंद्र उधर है, तो उसके घर में मिला, एक मिला। मतलब क्या पॉलिटिकल पार्टी के पास यही काम रह गया है कि पहले चुनाव हारो और हारने के बाद 5 साल तक इस वोटर लिस्ट पे काम करो और फिर बताओ कि आपने 25 लाख फर्जी वोटर दे दिए, फिर आप इसको रेक्टिफाई करो, अगली बार फिर आप उसको लांछन लगाओ और फिर मतदाता सूची का एसआईआर के नाम से फिर इनके वोट काटो, कांग्रेसियों के। अब बीजेपी के ये यूपी के वोट इधर, मथुरा के वोट उधर। कौन है बीएलओ? इन बीएलओ को जिन्होंने इस ब्राजीलियन मॉडल का नाम दिया होगा, इस बीएलओ को तो आजीवन कारावास होना चाहिए। जवाबदेही किसी की तो होगी, या डाउन सबसे नीचे स्तर पे जवाबदेही तय करो या ऊपर के स्तर पे जवाबदेही तय करो। बगैर जवाबदेही तय करे आप छूट नहीं सकते, क्योंकि आप चुनाव आयोग है। चुनाव इस देश के लोकतंत्र की नींव है और आपको हमने कोई आदेश नहीं दिया। आप चुनाव आयोग चुनाव की रक्षा करने के लिए है, ना कि दिमक जैसा चाटने के लिए चुनाव के प्रोसेस को। आपका दायित्व आपको समझना होगा, दूसरे पे ढोल पे नहीं चलेगा। ये हारा हुआ इसलिए बोलता है। महाराष्ट्र में तो जीता हुआ उम्मीदवार आया था 5 लाख एफिडेविट लेके कि साहब मैं जीता हुआ उम्मीदवार हूं, मैं इस्तीफा देना चाहता हूं। चलिए करिए। अब करा आपने? क्यों आपके नहीं नहीं, हाथ पैर में आलंद कांप वाला, रहा है? अशोक भाई, आलंद में भी बी आर पाटिल तो जीते हुए एमएलए हैं भाई। हाँ, सवाल हार जीत का नहीं, सवाल फर्जीवाड़े का है। नहीं तो चुनाव दर चुनाव का मतलब नहीं चुनाव के। फिर ये नौटंकी खत्म करो, टैक्स पेयर्स का पैसा बच जाएगा। चुनाव आयोग में, ये चुनाव आयोग की बिल्डिंग किराए पे दे दो किसी को, एक ही आयुक्त रखो चुनाव आयोग में, कोई नहीं, एक ड्राइवर, एक गाड़ी और एक टाइपिस्ट। पूरा चुनाव आयोग का किराया पे दे दो। ज्ञानेश कुमार को बड़ा बंगला दे दो। ज्ञानेश कुमार जिस दिन उड़ेंगे सुबह बोलेंगे कि आज भाई
नॉमिनेशन फॉर्म, ये चुनाव की ये डेट मैंने घोषित कर दी है, वोटर लिस्ट की कोई जरूरत है ही नहीं, सर्टिफिकेट में अलॉट कर दूंगा। सीधा चुनाव घोषित कर रहा हूं मैं आज, और निर्णय होगा 14 नवंबर को, फुल स्टॉप। बीजेपी कार्यालय में 14 भी, नवंबर, बीजेपी कार्यालय में जगह दी जा सकती है। वो तो अभी बीजेपी कार्यालय ही बना हुआ है। और आप जी। बताइए, 14 नवंबर को मैं लिस्ट अनाउंस कर दूंगा। 14 नवंबर को आप पूरे देश की लिस्ट अनाउंस कर दीजिए कि हरियाणा में ये लोग जीत गए। कलेक्टर को मेल कर दीजिए, कलेक्टर सर्टिफिकेट इशू कर देगा। अगली बार मैंने कहा कि भाई, लोकसभा में यदि ऐसा ही चलता रहा तो लोकसभा में तो पूरी की पूरी कांग्रेस को 2-4 सीटें मिलना मुश्किल हो जाएगी। क्यों मिलेगी? जो ब्राजीलियन मॉडल ही आके वोट देगी तो क्यों मिलेगी कांग्रेस को? ये बोलते हैं कि ये विदेशी है, राहुल गांधी को हाइब्रिड कहते हैं, ये विदेशी कहते हैं इनको, क्योंकि उनकी मां बाहर से आई हुई है। लोकतंत्र ऐसा नहीं होता। लोकतंत्र जो होता है वो लोगों की भावनाओं को देखता है। मीरा नायर का बेटा न्यूयॉर्क में मेयर बनता है और ट्रंप के ललकारने के बाद बनता है। मीरा नायर भारत का नाक है फिल्म इंडस्ट्री में, बेहतरीन फिल्में बनी हुई मीरा नायर। उसका बेटा न्यूयॉर्क में हुआ, न्यूयॉर्क नहीं कहा कि भारतीय कैसा वोट करो, उन्हें वैल्यूज को वोट दिए हैं। आप राहुल गांधी को कहते हो हाइब्रिड, और आपका चुनाव जो हरियाणा में हाइब्रिड चुनाव नहीं, ब्राजीलियन मॉडल के भरोसे। शर्म आनी चाहिए। लेकिन निर्लज्जता का अमृतकाल मैं चल रहा है आनंद जी, शर्म इनको आएगी नहीं। नहीं, लेकिन चुनाव आयोग का ट्वीट क्या था, अशोक जरा आप बता देंगे तो? जी, चुनाव आयोग का मैं ट्वीट यदि मैं आपके अशोक पास भाई हो तो जरा एक, पढ़ के बता दीजिए। मैं दिखा दे रहा हूँ, मैं दिखा दे रहा हूँ। मैं एक बात, लेकिन उससे पहले एक बात आपसे। देखिए, ये तो कटघरे में खड़े हो गए हैं, ये इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि अपराधी हैं। जब तक ये इस पे क्लैरिफिकेशन नहीं देते हैं, ये इनका दायित्व है इस पे क्लैरिफिकेशन देना और इस पे हक क्लेरिफिकेशन की नहीं सफाई है देना। सर इसमें। सर क्लेरिफिकेशन नहीं है। ये चोरी, ये चोर, ये चोरी का माल। उसके बाद क्या लगता है क्लेरिफिकेशन? और नहीं, इनका अब मैं ये कह रहा क्लेरिफिकेशन हूं कि कैसा अब है? इनका क्लेरिफिकेशन कैसा है उसका उदाहरण देता हूं मैं आपको, बस उसी को आप लगाइए यहां पे। महाराष्ट्र के कोकण में एक रायगढ़ जिला है। उस जिले के गांव में एक आदमी के घर से बैल चोरी हुआ। उस क्षेत्र में मवेशी चोरी की बहुत घटनाएं हो रही है, इसलिए उसने अपने आंगन में सीसीटीवी लगाया। तो चोर आए, बैल को ब्रेड और पाव खिलाते खिलाते बाहर खींचते हुए ले गए, मुंह बांध के उसका। उसने सुबह थाने में सीसीटीवी फुटेज जमा कर दिया, बोले साहब ये चोर है, मेरे घर से लेके गए, मेरा बैल चोरी हो गया। थानेदार ने क्या पूछा उसको पता है आपको? बैल का जन्म सर्टिफिकेट लेके आओ। वो बोले क्या कहा साहब? बोले बैल का जन्म सर्टिफिकेट लेके आओ तभी मैं कंप्लेंट दूंगा। वो पुलिस वाला कंप्लेंट लेना नहीं चाहता था, क्योंकि मवेशियों की चोरी पुलिस वाला मिलके ही करवाता है। तुम चोरी करो, सीसीटीवी फुटेज आने के बाद भी तुम्हारे पे मैं पकड़ूंगा नहीं, सब पैसे बांट लेंगे आपस में। तो उस पुलिस थाने की कंपैरिजन सीधा हमारे चुनाव आयोग से है। वो बैलों के बर्थ सर्टिफिकेट मांगता है और ये बोलता है मुझे एफिडेविट दो, और एफिडेविट दिया तो चेक करने में सालों लगाता है। मैं अशोक भाई, एक छोटी बात इसलिए है कि देखिए, ये तो सीधे सीधे लोकतंत्र और संविधान को के साथ अन्याय हो रहा है। उसको लूटने की लूट लिया गया, तैयारी नहीं, लूट लिया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्यों नहीं इस पे कुछ बोल रहा है? वो गवाई साहब जो मैं अपने उसी को पे बार बार दुहाई देते मैं हैं, नहीं हाँ, बार मैं बार इसी दुहाई पे देते हैं कि मैं मैं, उसी हाँ, पे आ रहा हूं। चुनाव आयोग को कौन अंकुश रख सकता है? चुनाव आयोग सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग पे अंकुश रखने वाला एक ही संस्था है, वो है सर्वोच्च न्यायालय। लेकिन जिस सर्वोच्च न्यायालय के अभी जो मुख्य न्यायाधीश होने वाले हैं सूर्यकांत जी, उनके बेंच पे जब एसआईआर वाला मामला चल रहा था बिहार की सूची को लेके, तब वो गिड़गिड़ा रहे थे बेचारे
कि साहब ये सूची अभी जारी कर देंगे, फ्रीज हो जाएगी, उसके बाद बहुत सारे लोग रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमें विश्वास है चुनाव आयोग पे कि अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। आज राहुल गांधी ने बिहार के लोगों को खड़ा कर दिया, जो बिहार के वासी है, जिनका मताधिकार है, संविधान ने उसको मत का अधिकार दिया है, और वो आज मत से वंचित है। क्या सर्वोच्च न्यायालय उसका कॉग्निजेंस लेगी? जब न्यायपालिका सत्ता के दरबार में नृत्य करने लगती है आनंद जी, तब संविधान समाप्त हो जाता है। क्योंकि किसी भी कुकर्मों के ऊपर एक ही डर है कि न्यायपालिका संविधान की कस्टोडियन है। जब संविधान की कस्टोडियन ही संविधान को खा जाएगी, तो आप किस न्यायपालिका की? मेरे जैसा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता तो मैं सुओ मोटो आज ब्राजीलियन मॉडल पे तो कम से कम नोटिस देता और पूछता कि ये क्या हुआ, और पूछता कि डिजिटल एक मैं इंक्वायरी ऑर्डर करता एक सुप्रीम कोर्ट के जज के अंडर हरियाणा के वोट पे, और बोलता डिजिटल फॉर्मेट में आप मुहैया करवाइए ये सूची हमको, जो डिलीट करवाए फॉर्म 6 वाले डिटेल्स दे दीजिए हमको, और वीडियो फुटेज तैयार रखिएगा इस कमेटी को देने के लिए। और 6 महीने के अंदर सारा निचोड़ आ जाता सामने कि वो ब्राजीलियन मॉडल के नाम से कौन वोट दे के गया, वीडियो दिखता, और बोलता कि ये सरकारी गलत, मैं सरकार को बर्खास्त करते, फिर से चुनाव आदेश करते। एक जगह ऐसा हो जाएगा, चुनाव आयोग औकात में आ जाएगा। अभी डर ही नहीं किसी का। न्यायपालिका तो ये सब्जी बाजार, सब्जी तरकारी समझते हैं। जी, मैं बस चलते चलते एक अंतिम प्रश्न इसलिए कर लूं क्योंकि कल बिहार में फर्स्ट राउंड ऑफ वोटिंग है 121 सीट पे। आज राहुल गांधी का खुलासा, और बिल्कुल उन्होंने ठीक से टाइम किया है क्योंकि कल तक प्रचार था, उसको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहे थे। क्या आज इस खुलासे का कुछ भी असर बिहार चुनाव पे पड़ने जा रहा है? मुझे बताइए, लोग राहुल गांधी को वोट भी देंगे, लोग महागठबंधन को वहां मत भी देंगे, लेकिन उनके मतों की वैल्यू क्या होगी? क्या बिहार की जनता बिहार की सरकार चुनने जा रही है, या बाहर के ब्राजीलियन मॉडल टाइप मॉडल वो लोगों को आके बिहार की जनता के लिए बीजेपी की सरकार चुनेगी? ये अभी निश्चित नहीं है। चुनाव के बाद जब बिहार की मतदाता सूची जो एसआईआर के बाद फ्रीज हो गई थी, जब उसका विश्लेषण होगा तो आपको इससे भी भयंकर कांड वहां मिलेंगे। सवाल ये है, लोग कहते हैं कि मत चोरी कैसे कहते हैं आप? मैंने एक ही बात कहता हूं, मैं मतदाता हूं दिल्ली का, या आप मतदाता है उत्तर प्रदेश के, आपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में आपका मत दिया, वो 100% मत है, आपने जिसको भी दिया, लेकिन आपके साथ 4 फर्जी मतदाता आके मत डालेंगे तो आपका मत 25% हो जाता है। क्योंकि 8 लोग हैं, 8 मतदाता है उदाहरण के तौर पे, या 9 मतदाता है, उनमें से 5 ने बीजेपी को वोट दे दिया, 4 ने कांग्रेस को वोट दे दिया, तो चुनाव कौन जीता? बीजेपी जीता। लेकिन मैंने 4 फर्जी वोटर वहां नियुक्त किए, और वो आके कांग्रेस को वोट देगा, तो कांग्रेस के वोट हो जाएंगे 8, बीजेपी के हो जाएंगे 5। तो जिसको जीतना चाहिए था वो हारेगा, जिसको हारना चाहिए था वो जीतेगा। ये उन 4, वो 5 जो मतदाता है जिनने बीजेपी को वोट दिया, उसके मतों की चोरी है, उसके अधिकार का हनन है। और इसको अगर सम अप करें तो मेरे हिसाब से आज लोकतंत्र और संविधान को लूटने वाला कौन है और लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए कौन अपनी लड़ाई लड़ रहा है, हमारे बहुत से उनसे कई मामलों में एक मत नहीं हो सकते, लेकिन आज संविधान और लोकतंत्र को बचाने की जो लड़ाई राहुल गांधी कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उनके बहुत सी चीजें हमें पसंद नहीं हो, लेकिन राहुल इस गांधी मामले में भाई, इसी प्लेटफॉर्म पे हमने कांग्रेस को क्रिटिसाइज किया है, इसी प्लेटफॉर्म पे हमने राहुल गांधी को भी उनके क्रिटिसाइज किया है। सवाल ये राहुल गांधी का नहीं है। राहुल गांधी के जगह ये कोई दूसरा भी व्यक्ति ये सारे डिटेल्स लाता, विश्वसनीय के साथ के पेश करता, तो ये लोकतंत्र पे जो डकैती हो रही है इसके बारे में तो आवाज करेंगे। क्योंकि हम संविधान में विश्वास रखते हैं, जिस संविधान में हमको मतों का अधिकार दिया है, ये मत का अधिकार, ये डकैती किसी को होने नहीं देंगे। कम से कम इतना तो दायित्व एक पत्रकार होने के नाते हमको निभाना होगा।
और खास करके जब बिल्कुल खुली आंखों से देख रहे हैं कि इसको लूटने वाले कौन लोग, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है कि कौन लूट रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच अशोक भाई। थैंक यू।